हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो इकोनॉमिक्स वाला जो हमारा पार्ट चल रहा था उसमें चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स। सेक्टर्स में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। किस प्रकार प्राइमरी सेक्टर्स से सेकेंडरी सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ा, फिर इसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर्स से जो टर्सरी सेक्टर्स था उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा, उसका हम जो हिस्टोरिकल चेंजेज आया था वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो टर्सरी सेक्टर्स है उसका इम्पोर्टेंस किस प्रकार बढ़ा, यानी अभी वर्तमान में जो टर्सरी सेक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है तो वो क्यों बढ़ा है, इसके हम रीजंस पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, देखते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। सेक्टर्स के अंदर जो हिस्टोरिकल चेंजेज आए उसके बारे में हम देखते हैं। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। जनरली it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stage of development primary sector was the most important sector of economic activity. सामान्यतया जो अधिकतर विकसित देश है उनके हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये देखा गया है कि डेवलपमेंट की जो प्राइमरी स्टेज है उसमें प्राइमरी सेक्टर ही जो आर्थिक सक्रियता है उसका सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स रहा है। जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो माना गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो प्राइमरी सेक्टर्स को ही माना गया है। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोस्पर। जैसे जैसे कृषि प्रणाली विकसित होती गई इस सेक्टर्स का महत्व बढ़ता गया, ये प्रोस्पर होता गया, समृद्ध होता गया। इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर। और जैसे जैसे ये डेवलप होता गया, प्रोस्पर होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में इसमें अधिक प्रोडक्शन होने लगा। Many people could now take up other activities. अब अनेक लोग दूसरे कार्य भी करने लग गए। There were increasing number of craft persons and traders. इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन्स है, ट्रेडर्स है, इनकी संख्या भी बढ़ने लगी। Buying and selling activities increased many times. और क्रय विक्रय की जो गतिविधियां हैं वो many times बढ़ गई, कई गुना अधिक हो गई। Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. ये इस प्रकार जो है इसके उदाहरण बताए गए हैं कि इसके अलावा जो अनेक लोग जो है परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य जो थे इनसे जुड़ गए। However, at these stage, most of the goods produced were natural products from the primary sectors, and most people were also employed in these sectors. फिर भी इस अवस्था में अधिकांश जो प्रोड्यूस गुड्स थी वो नेचुरल प्रोडक्ट थी जो प्राइमरी सेक्टर से आती थी। Over a long time,
लंबे समय के बाद, मोर देन 100 years, हम 100 वर्ष से भी अधिक मान सकते हैं, मोर देन 100 years, एंड ई स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। इसका कारण था कि जो मैन्युफैक्चरिंग के जो न्यू मेथड्स थे वो इंट्रोड्यूस हो गए। विशेषकर जो विनिर्माण की जो नवीन प्रणालियाँ थी वो प्रचलन में आई और फैक्ट्रीज के फैक्ट्रीज की स्थापना होने लगी एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और उनका प्रसार भी होने लगा। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in a large numbers. वो people जो पहले फार्म्स में काम करते थे वो अब उन्होंने जो है फैक्ट्रीज में काम करना चालू कर दिया बड़ी संख्या में। They were forced to do so, as you read in history chapters. ये आप जो है हिस्ट्री में जो है आप पढ़ोगे कि किस प्रकार उनको फोर्स किया गया कि ये जो फार्म करते थे वो लोग जो है फैक्ट्री में क्यों आए। ये आपके हिस्ट्री में जो है डिटेल में बता रखा है। तो those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. They were forced, उनको फोर्स किया गया to do so, ऐसा करने के लिए, as you read in history chapters. आपके जो ओवर पास्ट जो उसमें हिस्ट्री में जो आपके चैप्टर्स है उसमें आप ये पढ़ोगे कि किस प्रकार उनको फोर्स किया गया। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. और इसके अलावा कारखाने में पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स, पीपल जो है मोर गुड्स का जो है यूज करने लगे दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस की जाती थी एट चीप रेट्स। चीप रेट्स के ऊपर जो फैक्ट्रीज में जो गुड्स जो प्रोड्यूस की जाती थी उनका वो यूज करने लगे। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें, तो धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर्स था वो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। हैंस ओवर टाइम इसके बाद में शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, इसका जो है इसने जो है उसका स्थान ले लिया, अच्छा स्थान ले लिया। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज्ड। तो सेक्टर्स का जो महत्व था वो धीरे धीरे बदलने लगा। In the past 100 years, 100 वर्षों में there has been a further shift from secondary to tertiary sectors in developed countries. जो developed countries थी उनमें 100 सालों के बाद में secondary sectors का जो place था उसका place secondary sectors जो था उसने developed countries में उसने स्थान बना लिया। The service sector has become the most important in terms of total production. अगर हम total production की दृष्टि से देखें तो जो टर्सरी सेक्टर था, जो सेवा क्षेत्र था, उसने अपना महत्व बना लिया। Most of the working people are also employed in the service sectors. जैसा कि आप जानते हो कि सर्विस सेक्टर्स में जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ नियोजित रहते हैं, वर्क करते हैं। This is the general pattern observed in developed countries. जो डेवलप कंट्रीज है उनमें ये सामान्य लक्षण देखा गया है कि जो सर्विस सेक्टर्स जो है उसमें ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से नियोजित है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया में देखें तो जो 3 सेक्टर्स है, टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर कितना है। इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसकी स्थिति क्या है। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलरली टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर हम विगत वर्षों में देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज में किए गए पैटर्न के समरूप भारत में भी जो है चेंजेस हुए हैं। वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन। टर्सरी सेक्टर्स का प्रोडक्शन के मामले में जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है उसके बारे में हम देखेंगे कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व क्या है, किस प्रकार टर्सरी सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, वो हम देखते हैं। ओवर द 40 years between 1973 to 74 and 213-14, अगर हम 40 वर्षों की बात करें 1973-74 से 2013-14 की हम बात करें, इन 40 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ। वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड, जो तीनों सेक्टर्स है उसमें प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। इट हैज इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर, तीनों में से जो सेक्टर्स है टर्सरी सेक्टर्स, तो टर्सरी सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन द ईयर 2013-14 द टर्सरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर्स। 2013-14 में जो टर्सरी सेक्टर्स था उसने प्राइमरी सेक्टर्स को रिप्लेस करते हुए उसका स्थान ले लिया है। व्हाट इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, तो अगर हम देखें टर्सरी सेक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया में इतना क्यों है। देयर कुड बी सेवरल रीजंस, इसके कई कारण है जिसके कारण जो टर्सरी सेक्टर्स है वो इतना भारत में महत्वपूर्ण हो गया है। उसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट रीजंस क्या है, इन एनी country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative office, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. तो हम देखते हैं कि फर्स्ट रीजंस तो ये है कि कोई भी कंट्री हो, बहुत सारे जो देश है उसमें इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उन वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, पोस्ट ऑफिस हो, टेलीग्राफ हो, पुलिस स्टेशंस हो, कोर्ट्स हो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफिसेज हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, डिफेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो। तो इस प्रकार की जो सेवाएं होती है वो विभिन्न प्रकार की जो कंट्रीज होती है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इस प्रकार की जो टर्सरी सेक्टर्स है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। उसका रीजंस क्या है, फर्स्ट रीजंस ये है कि ये इस प्रकार की सर्विसेज है जिनको कोई भी कंट्री हो उनको इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये जो टर्सरी सेक्टर्स है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। These can be considered as a basic services, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताओं की सर्विसेज है, यानी प्रत्येक कंट्री को इन सर्विसेज की जरूरत होती है, यानी ये बेसिक सर्विसेज है। तो बेसिक सर्विसेज की हर कंट्री को जरूरत होती है, इसलिए फर्स्ट रीजन तो ये है कि टर्सरी सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस जो बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज है और हर कंट्री को इसकी जरूरत पड़ती है। In a developing country, the government has to take responsibility for the provisions of these services. Second जो reasons है उसका reasons क्या है, second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage and the like, as we have already seen. तो सेकंड रीजंस ये है कि जो डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का, उसके कारण जो है दूसरी जो सर्विसेज है जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, स्टोरेज है, इस प्रकार की सेवाएं जो है वो विकसित होती है। इनके कारण जो है इस प्रकार की जो टर्सरी सेक्टर्स की जो सर्विसेज है उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो इसके कारण जो है, दूसरा कारण यह है कि इसके कारण जो है जो टर्सरी सेक्टर्स की जो सेवाएं हैं उसके कारण जो है प्राइमरी सेक्टर्स डिपेंड है, तो उसके कारण भी ये सेकंड कारण है ये इसका।
Greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. थर्ड जो इसका रीजंस है, जो टर्सरी सेक्टर्स है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है, उसका जो थर्ड रीजंस है वो आप देखिए, इनकम लेवल्स राइज, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. तो इसका थर्ड जो कारण है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल के कुछ सेक्शंस है वो स्टार्ट कर देते हैं डिमांड, कौन सी डिमांड स्टार्ट कर देते हैं, मैनी मोर सर्विसेज की, यानी जो सर्विसेज है उनकी वो डिमांड चालू कर देते हैं, जैसे ईटिंग आउट, बाहर खाना खाना, रेस्तरां में खाना खाना, टूरिज्म, पर्यटन, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इस प्रकार की ये सेवाएं हैं। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग जो है इस प्रकार की डिमांड चालू कर देते हैं, इस प्रकार की सर्विसेज वो लेना चाहते हैं। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, इस प्रकार का जो चेंजेज आता है सिटीज में जो है वो शार्पली देखा जा सकता है, स्पेशली इन बिग सिटीज। तो बिग सिटीज है उसमें इस प्रकार का जो चेंजेज होता है वो हम देख सकते हैं। और चौथा जो कारण है टर्सरी सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ने का, ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज those based on information and communication technology have become important and essential। और चौथा जो कारण है, पिछले कुछ दशकों में न्यू सर्विसेज जो है वो आई है जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, तो इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है और ये इसेंशियल भी है, और ये टर्सरी सेक्टर्स में ही आती है। जैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो इसको हम टर्सरी सेक्टर्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इनका महत्व जो है पिछले कुछ डिकेड्स में बढ़ गया है, तो इसका ये फोर्थ कारण है। टर्सरी सेक्टर्स का जो महत्व बढ़ा है तो उसका चौथा रीजन ये है कि इस प्रकार की जो सर्विसेज है उनका महत्व बढ़ा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं इनका राइजिंग हुआ है रैपिडली। इन चैप्टर 4 we shall see examples of these new services and the reasons for their expansion। इसका जो एक्सपेंशन हुआ है, इसका विस्तार हुआ है वो हम पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। However, you must remember, आपको याद रखना चाहिए that not all of the services, all of the service sectors is growing equally well। लेकिन आपको ये रिमेंबर रखना चाहिए कि जो सेवा क्षेत्रक है, सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से ग्रोविंग नहीं हुई है। सर्विस सेक्टर्स की जो सेवाएं हैं उनमें सभी सेवाओं का समान रूप से राइजिंग नहीं हुआ है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया, भारत में सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्विस सेक्टर्स कई तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। एट वन एंड देयर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। एक और इन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित लेबर की जो है जरूरत होती है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो सेवा है सर्विस सेक्टर्स में हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, उनको इसमें रोजगार मिलता है। एट द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन सर्विस, और दूसरी तरफ बहुत सारे वर्कर्स इंगेज है, सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स, etc। इसी प्रकार दूसरे
दूसरे जो वर्कर्स है वो भी इसमें इंगेज है सर्विस सेक्टर्स में। कैसे? जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स है, छोटे दुकानदार है, रिपेयर पर्सनस है, ट्रांसपोर्ट पर्सनस है, वो भी इसमें लगे हुए हैं। दीज पीपल barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available for them। तो ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका का निर्वाह कर पाते हैं और इन सेवाओं में इसलिए ये लोग लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास में जो है और कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए ये जो है वर्कर्स जो है इसमें जो है लगे हुए हैं। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। तो इस सर्विस सेक्टर्स के जो कुछ पार्ट है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। You shall read more about this in the next section। जो नेक्स्ट सेक्शंस है उसमें और भी आप इस बारे में आप पढ़ोगे। Where are most of the people employed? अधिकांश लोग जो है कहाँ पर एम्प्लॉयड है, कहाँ पर नियोजित है, और वो हम देखते हैं। ग्राफ 2 पेरेंट्स, ग्राफ 2 प्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्शंस इन जीडीपी। अगर हम ग्राफ 2 को देखें तो ग्राफ 2 जो है ये आप देख सकते हो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। जीडीपी के मामले में जो सेक्टर्स जो शेयर करते हैं वो हम आपको यहाँ बता सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स जो है ये है आपके यानी 40% के लगभग है 1973-74 में। और इसका जो प्राइमरी सेक्टर्स है इसका इम्पोर्टेंस जो है कम हुआ है। 2013-14 में ये केवल आपके रह गया है 10 से 12% रह गया है केवल। और दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्टर्स है, आप देख सकते हो ये पहले 1973-74 में इसका इम्पोर्टेंस जो था कम था, लेकिन बाद में 2013-14 में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। आप इसको अवलोकन कर सकते हो, आप देख सकते हो। इसी प्रकार जो टर्सरी सेक्टर्स है, टर्सरी सेक्टर्स भी जो 1973-74 में था वो पहले कम था, उसके बाद में इसका भी इम्पोर्टेंस बढ़ा है। तो ग्राफ के द्वारा हम प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर्स का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। ग्राफ 2 जीडीपी में 3 सेक्टर्स की परसेंटेज के रूप में जो है हिस्सेदारी को बताता है, प्रेजेंट करता है। नाउ यू कैन डायरेक्टली से द चेंजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में जो इम्पोर्टेंस में जो चेंज हुआ है वो आप डायरेक्टली इसमें देख सकते हो। तो हमने आपको बता दिया है कि डायरेक्टली किस प्रकार जो है सेक्टर्स में परिवर्तन हुआ है वो आप इसमें देख सकते हो। A remarkable fact about India is that while there has been a changes in the share of the 3 sectors in GDP, अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो जो एस्पेक्ट्स हमको दिखाई देता है, यद्यपि जीडीपी में तीनों सेक्टर्स की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। हम देखते हैं कि तीनों जो सेक्टर्स है उसमें परिवर्तन हुआ है। सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। फिर भी एम्प्लॉयमेंट में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्राफ 3 जो है ये है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज के रूप में है। शोज द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन 1972-73 एंड 2011-12 है। तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स में अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट में हम देख सकते हैं कि 1972-73 में जो प्राइमरी सेक्टर्स था उसमें ज़्यादा लोग लगे हुए थे, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसमें मिला हुआ था। यानी 74% लोगों को जो है
इसमें एम्प्लॉयमेंट लगा हुआ, एम्प्लॉयमेंट इनको मिला हुआ था 1972-73 में। लेकिन 2011-12 में जो प्राइमरी सेक्टर्स है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है, उसमें केवल 49% लोगों को ही जो एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो प्राइमरी सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस कम हुआ है। इसी प्रकार हम सेकेंडरी सेक्टर्स को देखते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर्स में 1972-73 में 11% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, लेकिन 2011-12 में सेकेंडरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट के मामले में ग्रोथ हुआ है, यानी सेकेंडरी सेक्टर्स में जो है लोगों को रोजगार ज़्यादा मिला हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं टर्शरी सेक्टर्स, तो टर्शरी सेक्टर्स में 1972-73 में 15% लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जो 2011-12 में बढ़कर 27% हो गया। तो टर्शरी सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ा है इसके मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, यानी एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर हम देखें तो इसका इम्पोर्टेंस जो है बड़ा है। तो हम देखते हैं ग्राफ 3 shows the share of employment in three sectors in 1972-73 and 2011-12 है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में ये ग्राफ शो करता है कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में किस प्रकार का चेंज हुआ है। तो हमने देखा कि टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के मामले में, इम्पोर्टेंट के मामले में जो है महत्व बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट के मामले में इसका महत्व बढ़ा है। The primary sector continues to be the largest employment even now, यानी जो प्राइमरी सेक्टर्स है वो अभी भी जो है सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है, यानी इसमें ज़्यादातर लोगों को जो है रोजगार मिला हुआ है। हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों की अगर तुलना करें तो अब भी जो प्राइमरी सेक्टर्स है उसमें अभी भी लोग जो है इसकी तुलना में जो है, यानी इसकी तुलना में सेकेंडरी सेक्टर्स या टर्शरी सेक्टर्स देखें तो इसमें भी अभी 49% लोग जो है इसमें नियोजित है। तो अभी भी ये अभी भी इसका महत्व है, अभी भी ये सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। Why did not a similar shift out of primary sector happen in case of employment? प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण जो है वो क्यों नहीं हुआ है? तो प्राइमरी सेक्टर्स से एम्प्लॉयमेंट के मामले में ये महत्व क्यों नहीं घटा है? तो इसके रीजंस है, इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। इसका कारण ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जॉब क्रिएटेड नहीं हुए हैं, इसलिए अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर्स है उसमें इसका इम्पोर्टेंस बना हुआ है, अभी भी लोग प्राइमरी सेक्टर्स में काम करते हैं। इसका रीजंस ये है, इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। जो सेकेंडरी सेक्टर्स है, जो टर्शरी सेक्टर्स है, उसमें जॉब क्रिएटेड नहीं हुए हैं, जॉब का सृजन नहीं हुआ है, इस कारण अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 times during the period, यदि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 9 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन औद्योगिक रोजगार में इतनी वृद्धि नहीं हुई है, केवल 3 गुना वृद्धि इसमें हुई है। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 times, यानी इसमें 9 times जो है वृद्धि हुई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में जो है केवल 3 times इसमें वृद्धि हुई है। द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर्स एज वेल एज, तृतीयक क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है, यानी तृतीयक क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट के मामले में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। While production in the service sector rose by 14 times, हालांकि सर्विस सेक्टर्स में 14 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रॉज अराउंड 5 times, उसमें केवल 5 गुना वृद्धि हुई है सर्विस सेक्टर्स में। सर्विस सेक्टर्स की हम बात करें तो सर्विस सेक्टर्स रोज अप हुआ है 14 times,
लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो वहां पर जो सृजित हुआ है केवल 5 टाइम्स हुआ है, यानी 5 गुना वृद्धि हुई है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, more than half of the workers in the country are working in the primary sectors। तो अगर हम हमारे देश में देखें तो देश में आधे से अधिक श्रमिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं अभी भी, मेनली इन एग्रीकल्चर के रूप में जो है प्राइमरी सेक्टर्स में अभी भी काम कर रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग। प्रोड्यूसिंग ओनली है क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। जो वर्कर्स एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इसके विपरीत, द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस, whereas the employees less than half the people। अगर हम दूसरी तरफ देखें, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हम अवलोकन करें तो जीडीपी में उसका जो हिस्सा है वो 3/4 है, 3/4 उसका हिस्सा है, 4/5। 4/5 जो है इसका जो है इसमें हिस्सा है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है एम्प्लॉयमेंट के मामले में इसकी पुअर स्थिति है। ये क्षेत्र जो है आधे से भी कम लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? इसका मतलब ये है कि कृषि क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं, जो लेबर लगे हुए हैं, अपनी जो कैपेसिटी है उससे कम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। What it means is that there are more people in agriculture than is necessary। इसका मतलब ये है कि कृषि में आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। So even if you move a few people out, production will not be affected। तो अगर आप कुछ लोगों को प्रोडक्शन से हटा दें, इससे एग्रीकल्चर से हटा दें, तो प्रोडक्शन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और कुछ लोगों को कृषि से हटा भी दे तो उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कृषि क्षेत्र के जो लेबर है उनमें ये इस प्रकार की बेरोजगारी है, अंडर एम्प्लॉयड है, वो अल्प बेरोजगार है, वो अल्प बेरोजगारी है उनमें, यानी वो लगे हुए हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस, हम एक एग्जांपल देखते हैं। टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर लक्ष्मी का हम उदाहरण लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे वो था हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स में जो हिस्टोरिकल चेंजेज आए थे उसके बारे में हमने पढ़ा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन के मामले में टर्शरी सेक्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस बढ़ा है वो हमने देखा था। और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो टॉपिक हमारा होगा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम अधिक एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।